नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से द रैंकर्स पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम अपने वर्णमाला में इसका स्वर जो भाग होता है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं स्वर। और हमारी वर्णमाला के मैंने जैसा आपको बताया था कि जो है टोटल 3 हिस्से मैंने बताए थे, 3 पार्टों में डिवाइड की हमने अपनी वर्णमाला। पहली स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरी अयोगवाह। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे अयोगवाह शुरू करने वाले हैं और अयोगवाह पढ़ने के बाद हम व्यंजन पढ़ेंगे। स्वर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। शुरू की जो हमारी 4 वीडियो हैं, जो 4 लेक्चर हैं हमारे, आप उनको देखिए। उनमें शुरू से लेके स्वर तक पूरी वर्णमाला पढ़ाई। और आज हमारी ये 5th वीडियो है और 5th वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अयोगवाह। ठीक है, तो चलिए वही शुरू करते हैं। क्या हेडिंग डाल रहा हूं मैं यहाँ पे? अयोगवाह। अयोगवाह जैसा कि नाम से पता चल रहा है आप सभी लोगों को, क्या अयोगवाह, क्या देखो भाई नाम के आगे क्या लगा हुआ है? अयोग। योग माने क्या होता है? ये योग जो शब्द है, योग जो शब्द है, इसका अर्थ क्या है? प्लस, यानी ऐड हो जाना, जुड़ जाना, समझ में। और इसके आगे क्या लगाया भैया? अयोग। अयोग माने जुड़े ना, क्या ना हो? अयोग माने क्या? जो जुड़े ना किसी से भी। तो अयोगवाह का अर्थ ही क्या है? जो किसी से भी मिले ना, या किसी से भी जिसका योग ना हो। ठीक है, किसी से भी जिसका योग ना हो या किसी से भी जुड़े ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अयोगवाह। अब ये अयोगवाह होते कौन कौन से हैं बता देता हूं मैं 2 मिनट आपको। भैया हिंदी वर्णमाला में आपने स्वरों के साथ में 2 प्रकार की बनावट देखी होगी, एक अंगा और एक आहा। तो क्लियर कर लीजिए भैया, अंगा और आहा दोनों अयोगवाह हैं, ना कि स्वर। ठीक है, स्वरों के साथ में इनको लिखा जरूर जाता है, लेकिन ये स्वर नहीं है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, स्वर हिंदी में स्वरों की संख्या जो है मात्र 11 है। जो 2 और जो आप अंगा और आहा जो एक्स्ट्रा देखते हैं वो क्या है? अयोगवाह हैं। ठीक है, अब ये अंगा और आहा, इन दोनों के भी अलग अलग नाम है। ठीक है, इसको अनुस्वार बोलते हैं और इसको विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, अब कैसे क्या है मैं अभी समझाता चलूंगा आगे। पहले इसकी अयोगवाह की परिभाषा लिख लेते हैं। ठीक है, हाँ तो बेटा जी परिभाषा लिखते हैं। क्या? वे ध्वनियां जिनका किसी वर्ण से योग नहीं होता। वे ध्वनियां जिनका किसी वर्ण से योग नहीं होता, उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, ये होते कौन कौन से हैं? कौन कौन से होते हैं भैया अयोगवाह? अंगा और आहा। ठीक है, अब एक चीज मैं यहाँ पे और क्लियर कर देता हूँ, कुछ बच्चे समझेंगे भैया यही जो अंगा और आहा ही है अयोगवाह होते हैं, लेकिन मेन ये आ के साथ यहाँ पे लिखे हुए हैं। मेन जो है ना वो ये बिंदी, और ये ऊपर ये बिंदी, और ये बाद में जो ये विसर्ग जो लगा हुआ है, मेन बस वही चीजें अयोगवाह हैं, यहाँ पे आ के साथ लिखे हुए जरूर हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ अंकित। क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे? अंकित। तो यहाँ जो बिंदी लगी हुई है ना, ये आपका जो है अयोगवाह है या अनुस्वार है। ठीक है, इनको अगर अलग अलग नाम दें हम, तो इस अकेले को हम अनुस्वार बोलते हैं और इसको अकेले को हम क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। लेकिन इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इस बिंदी की अकेले की बात करूंगा तो यहाँ पे ये क्या है? अनुस्वार या फिर अयोगवाह है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे एक उदाहरण लेता हूँ, पंकज। क्या उदाहरण लेता हूं मैं? पंकज। तो यहाँ पे जो बिंदी लगी हुई है, जो ये भी क्या है? अयोगवाह ही है। क्या है भैया? अयोगवाह ही है। कतई मत सोचें कि यहाँ पे जो अंगा या फिर आ आएगा तभी ये अयोगवाह होगा, या फिर तभी अनुस्वार या विसर्ग होगा। नहीं, मेन खेल यहाँ पे भैया बिंदी का, और ये बाद में जो विसर्ग 2 बिंदी सी लिख रही है ना, विसर्ग उनका है, उनके बारे में ही समझा है यहाँ पे। बस आ के साथ इनको डिनोट जरूर मतलब लिख दिया गया है आ के साथ में, इसलिए अंगा और आ हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ है, समझ में आ गई होगी आई होप। ठीक है, तो जो भी लिखना चाहते हैं कृपया लिख लें और फिर हम आगे बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो में।
हाँ तो भाई अब आगे बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो में और देखते हैं अब इनके थोड़े से वर्गीकरणों को, ठीक है, अंगा और आहा को। ठीक है, अंगा और यहाँ मैं लिख रहा हूँ आहा। ठीक, तो सबसे पहले इनका नाम देखते हैं कि भाई इनके सेपरेट सेपरेट जो नाम है वो नाम क्या है इनके। तो जो अंगा और आहा है उसे इसको बोलते हैं हम अनुस्वार। इसका जो सेपरेट नाम है वो क्या है भाई, अनुस्वार। क्या नाम है इसका, अनुस्वार। ठीक है, और यहाँ पे इसका नाम क्या है भाई, विसर्ग। क्या है भाई इसका, विसर्ग। ठीक है, देख सकते हैं आप, आपकी स्क्रीन पे आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक, अब अगला देखते हैं यहाँ पे इसका उच्चारण स्थान। क्या देखते हैं भैया, इसका उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान क्या है, नासिक। नासिक क्या है, नासिका या नासिक। ठीक है, नहीं, नाक, नाक के माध्यम से जो है इसका उच्चारण होता है अंगा का। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें तो इसका कंठ से उच्चारण है, या फिर इसको कांकल्य भी बोलते हैं, कांकल्य, काकल्य। और जो काकल्य बोला जाता है वो ये संस्कृत में बोला जाता है, बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, काकल्य कैसे बोला जाता है, सॉरी किस भाषा में बोलते हैं हम काकल्य, काकल्य बोलते हैं हम संस्कृत भाषा में। ठीक है, और ये उच्चारण जो स्थान है वो, ये उच्चारण स्थान इसका अंगा यानी अनुस्वार जो है, इसका नाम क्या है, अनुस्वार, इसका नाम क्या है, विसर्ग। तो मैं अनुस्वार विसर्ग डायरेक्ट ही बोल दूंगा, अंगा आहा ना बोलने की स्थान पे। ठीक है, तो जो अनुस्वार है, अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, नासिक। अगर आपसे परीक्षा में अगर वो प्रश्न करता है कि अंगः का या अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप क्या टिक लगाएंगे यहाँ पे, नासिक। ठीक है, नासिक जो है यहाँ का उच्चारण स्थान है। अगला यहाँ पे देखिए विसर्ग में, अगर आपसे वो पूछता है कि भाई विसर्ग में आप जो मतलब क्या कहते हैं, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, तो आप क्या टिक लगाएंगे वहां पे, कंठ लगाएंगे। और संस्कृत में अगर दूसरा अन्य नाम दे सकता है वो क्या, काकल्य। ठीक है, यह भी नाम प्रचलित है हिंदी भाषा के अंदर, कई बार परीक्षाओं में ये नाम पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको लिखा रहा हूं काकल्य। ठीक है, तो देख लीजिए भाई। अब देखते हैं आगे। अब इसको एक बार यहाँ पे तीसरा पॉइंट देखते हैं, इसके अंदर घोषत्व। ठीक है, घोषत्व। अब ये घोषत्व के आधार पे ये दोनों किस स्थान पे हैं, ये सघोष और ये भी सघोष। फिलहाल के लिए आप यहाँ पे घोषत्व में केवल सघोष सघोष लिख लें। जब मैं आपको व्यंजन पढ़ाऊंगा तो प्राणत्व और घोषत्व ये दोनों चीजें डिटेल में ले जाके समझाऊंगा। तो फिलहाल अभी यहाँ पे आप केवल इनके नाम लिख लें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। व्यंजन जैसे ही हम इसके बाद जो है आगे व्यंजन की तरफ पढ़ेंगे तो व्यंजन में जो है आपके ये पॉइंट, ये घोषत्व, इसके बाद ये यहाँ पे आएगा आपका प्राणत्व। ठीक है, क्या आएगा, प्राणत्व। प्राणत्व के आधार पे जो है ये क्या है और यहाँ पे ये क्या है। ठीक है, इन दोनों के बारे में जो है बताया जाएगा। ठीक, तो प्राणत्व पे ये अल्प प्राण है, अल्प प्राण। ठीक, और घोषत्व उसमें क्या कहते हैं, इधर वाले में ये महाप्राण। ठीक, तो ये जो दो पॉइंट हैं आपके, घोषत्व और प्राणत्व, ये हम व्यंजन वाले टॉपिक में इसको कवर करेंगे और काफी डिटेल में जो है हम समझाएंगे, क्योंकि इनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका है और काफी अच्छे प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जाते हैं घोषत्व और प्राणत्व में वर्णमाला के भीतर। ठीक, तो फिलहाल आप इतना लिखें, समय दे रहा हूं आप सभी बच्चों को मैं। चलो यहाँ पे एक चीज और देख लो, उच्चारण स्थान देख लो, तो इसके साथ में यहाँ पे उच्चारण और देख लो कि भाई इनका उच्चारण किस प्रकार से होता है। तो ये अंघा का उच्चारण है। तो कचटतव वर्ग के प्रत्येक पंचमा अक्षर यानी ये जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, जो कचटतव वर्ग है ना हमारा, त वर्ग वगैरह, इनके जो आखिरी के जो 5वें अक्षर हैं उनको हलंत लगा के जो है इस तरीके से हम लिखते हैं, उसी में जो है इसका उच्चारण आता है। ठीक है, ये शब्द आपने देखे होंगे। वर्णमाला के अंदर ये जो है इनके उच्चारण स्थान है। और विसर्ग का उच्चारण तो भैया सबको पता ही है, नॉर्मल है, आहा आहा करके पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक विसर्ग से संबंधित एक उदाहरण मैं लिख देता हूँ कोई सा भी सोच के, और एक यहाँ पे अनुस्वार से संबंधित यहाँ पे एक उदाहरण लिख देता हूँ। अनुस्वार का तो लिख लो भैया, कुछ भी लिख लो, कंठ लिख लो, चलो कंठ सबसे अच्छा, यही ये लिखा हुआ है तो ये एक उदाहरण इसका कंठ हो गया। ठीक है, अनुस्वार का। और विसर्ग का लिख देता है पुनः।
क्या लिख देते हैं, पुनः। और भी कई सारे शब्द रहते हैं जिनके अंदर ये दो बिंदी लगे उन्हें विसर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप इतना नोट कीजिए और फिर आप आगे अपनी वीडियो में बढ़ते हैं, मेन टॉपिकों को कवर करते हैं, इसमें क्या क्या हमें और चीज़ें कवर करनी है, ठीक। चलो भाई, अब अयोगवा में हमने बात कर ली है अनुस्वार और विसर्ग की, ठीक है। दोनों मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन से अनुस्वार होते हैं और कौन से विसर्ग होते हैं। तो अब इनके अंदर थोड़ा सा घुसते हैं, ठीक है, थोड़ा सा चलते हैं, गहराई में उतरते हैं कि भाई ये क्या कहते हैं, अनुस्वार की परिभाषा को देखते हैं गहराई में उतर के, क्या है अनुस्वार और क्या है विसर्ग, ठीक। चलो, तो फिलहाल मैं भी इसको हटा रहा हूँ अयोगवा को, लेकिन ये हेडिंग अयोगवा ही चल रही है, आप लोग इसी के अंदर चलना है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ साइड से आप हेडिंग बना लीजिए अनुस्वार, ठीक। क्या हेडिंग बना लेंगे आप, अनुस्वार, ठीक। अब जितना मैं आपको बता चुका हूँ अभी अनुस्वार के बारे में, क्या आप उसी आधार पे कुछ अपने मन से लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप कुछ अपने मन से आप कुछ बता सकते हैं? अगर बताना चाहें तो आप सभी लोगों के लिए कमेंट बॉक्स पड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और बेटा यहाँ इसको शुरू करने से पहले एक बात मैं बोले देता हूँ बीच में, आप सभी लोगों के लिए बेटा इतनी मेहनत कर करके जो है हम वीडियो बना रहे हैं, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो सभी भैया जी का, सभी बहनाओं जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, हाँ, सबकी बहुत बहुत कृपा होगी। सबसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है ना, तो कमेंट करें भैया कि क्या है अनुस्वार में वापस आता हूँ मैं, ठीक है। चलो सुन लो क्या होता है अनुस्वार। अनुस्वार की परिभाषा सुनिए, जब किसी वर्ण का, क्या बोला मैंने, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय, क्या बोल रहा हूँ मैं, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय जो हवा है जो नाक से निकल जाए, कहाँ से निकल जाए, नाक से, तो उस वर्ण को लिखने के लिए या उस ध्वनि को या उस हवा को वहाँ पे प्रदर्शित करने के लिए जो भी हम बिंदु का प्रयोग करते हैं उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं, ठीक। तो अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप सभी लोगों के सामने, तो जिससे आप अपनी अपनी कॉपियों में या अपने अपने नोट्स में जो है इसको लिख लेंगे, ठीक है, आराम से। तो क्या है भैया, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक से निकलती है, हवा नाक से निकलती है, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक से निकलती है। क्या बोल रहे हैं फिर आगे भैया, देखो, तब उसे प्रकट करने के लिए शिरोरेखा, तब उसे प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर जो बिंदु चिन्ह लगाया जाता है, जो बिंदु चिन्ह, अब कौन सा है भैया बिंदु चिन्ह, ठीक है, ये वाला, ये बिंदु चिन्ह लगाया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, अनुस्वार। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे क्या है यहाँ पे मेरे एक शब्द पे गफलत खा जाएंगे, एक शब्द उनके दिमाग से उड़ जाएगा, क्या
कि भाई सर ये शिरोरेखा क्या होती है। आपने यहाँ शब्द तो लिख दिया शिरोरेखा, तो बता देता हूँ बेटा। जैसे मान लीजिए मैंने उदाहरण के तौर पे यहाँ मैंने एक नाम लिखा पवन। क्या नाम लिखा मैंने यहाँ? पवन। तो पवन नाम के ऊपर जैसे मैं ये लाइन ये खींचता हूँ, ये लाइन जो लाइन खींचते हैं, इसी लाइन का नाम क्या होता है? शिरोरेखा होता है। क्या होता है? शिरोरेखा। इसी लाइन को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? शिरोरेखा बोलते हैं। ठीक है, अब इसके परिभाषा के उदाहरण मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, देख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण में लिखा, ये बंदर। क्या लिखा? बंदर। तो ये जो लकीर ये मैंने खींची है, ये वाली, ये शिरोरेखा है। तो इस शिरोरेखा के ऊपर ये जो बिंदी लगाई है वही आपका क्या है? अनुस्वार है। ठीक है, ऐसी ध्वनि जो नाक से निकलती है, केवल नाक से निकलती है, उसी को प्रदर्शित करने के लिए, उसी को दर्शाने के लिए हम शिरोरेखा के ऊपर जो बिंदु का प्रयोग करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है, साधारण सी डेफिनेशन है, आप सभी लोग लिख लीजिए। ठीक है, उदाहरण बढ़ा देता हूं मैं, उदाहरण और लिख लेना यहाँ पे। कंधा, लंगर, संग इत्यादि बहुत हैं। अब और भी अपने माइंड से सोच सोच के लिखते रहना जहाँ जहाँ ये अनुस्वार आता हो। ठीक है, इतना लिखो, समय दे रहा हूं आप सभी लोगों को। हाँ तो बेटा जी, अनुस्वार में अब परिभाषा देख चुके हैं और मैंने आपको उदाहरण भी दे दिए हैं। और अब हम अनुस्वार का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है भैया वो इम्पोर्टेंट पॉइंट? और काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बेसिक से जो है ये पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। तो सभी लोग कृपया बेटा हाथ जोड़ के आप सभी लोगों से मेरी एक बार विनती है कि कृपया कर इनके नोट्स साथ साथ बनाते चलें, वीडियो को ऐसे ही नॉर्मल ना देखें। ठीक है, ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। और आप इनके प्रॉपर नोट्स जैसे मैं आपको लिखा रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आप उस तरीके से बनाएंगे और फिर उनका रिविज़न करेंगे तो काफ़ी अच्छी जो है वर्णमाला पर आपकी पकड़ बन जाएगी। ठीक है, और ये दावा मैं फिर से कर रहा हूँ कि कोई भी स्टेट लेवल की, जैसे मान लीजिए MPSI है या UP पुलिस है, UPSI है, ठीक है, और काफ़ी सारे ऐसे MP सेट का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो ऐसे एग्ज़ाम जिनमें वर्णमाला पूछी जाती है, उन एग्ज़ामों का सिंगल क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, चलो अब इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखो भैया क्या है। इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि भाई जो अनुस्वार है हमारा जो अनुस्वार है, उस अनुस्वार का जो क्या कहते हैं, जो कचटतप वर्ग है, कचटतप वर्ग का 5वां अक्षर कचटतप। अभी आप लोग सोच रहे होंगे ये सर ये बीच में कचटतप वर्ग क्या है। अभी इस चीज़ को हम व्यंजन में जो है डिस्कशन कर लेंगे, केवल आप अभी सुनते जाएं, मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लिखते जाएं। ठीक है, तो 5वां वर्ण जो होता है, 5वां वर्ण जो है अनुस्वार के रूप में बदल दिया जाता है। मेन पॉइंट बस यहाँ पे ये है, जो 5वां वर्ण है उसके स्थान पर क्या होता है? अनुस्वार का प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है, लिखा देता हूं मैं यहाँ पे आप सभी लोगों को। पंचम वर्ण के स्थान पर, पंचम वर्ण के स्थान पर, पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग, पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग बिंदु के रूप में कर लिया जाता है। अब इसका अर्थ क्या है भैया कि पंचम वर्ण के स्थान पे जो है अनुस्वार का प्रयोग जो है बिंदु के रूप में कर लिया जाता है। इसका अर्थ क्या है, अभी हम इसको समझते हैं। आप धैर्य रखें बेटा सभी लोग। ठीक है, अभी इसमें और आगे लिखना है आप सभी लोगों को। क्या यहाँ पे एक अगली लाइन में लिख लीजिए, नीचे इसके शब्द के क्या लिखेंगे आप यहाँ पे भैया? अगली लाइन में शब्द के अनुस्वार के बाद, ठीक है, मतलब जो
यहाँ के नहीं आएगा, यहाँ में लगा दो, थोड़ा लैंग्वेज बिगड़ रही है, में लगा दीजिए यहाँ, ये अब ठीक है। ठीक है, तो यहाँ लिखो, देखो शब्द में अनुस्वार के बाद जो व्यंजन लगा हो, ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि जो एक शब्द है, मैं भी यहाँ पे आपको उदाहरण के माध्यम से समझा दूंगा तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले परिभाषा ही लिख लीजिए। ठीक है, देखो शब्द में अनुस्वार के बाद, शब्द में अनुस्वार के बाद जो व्यंजन लगा हो, शब्द में अनुस्वार के बाद जो व्यंजन लगा हो, उसी वर्ग के, क्या बोला भैया, उसी वर्ग के पंचम अक्षर, उसी वर्ग के पंचम अक्षर को, शब्द में अनुस्वार के बाद जो व्यंजन लगा हो उसी वर्ग के पंचम अक्षर को अनुस्वार के स्थान पर लिख दिया जाता है। ठीक है, लिख दिया जाता है। ठीक, अब उदाहरण से और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कि भाई उदाहरण से कैसे सर क्या कहना चाहते हो। जैसे उदाहरण में एक इम्पोर्टेंट उदाहरण दे देता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे गंगा, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, गंगा। ठीक, अब देखो समझो, ऊपर जो इतनी परिभाषा लिखी है उसको एक झटके में समझ लो, बस ऐसे यूं समझ लो, यूं। अब तो कैसे, जैसे कि ये बिंदु लगा हुआ है, अनुस्वार लगा हुआ है, क्या बोल रहा है भैया, देखो पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग बिंदु के रूप में कर लिया जाता है। पंचम वर्ण के स्थान में बिंदु के रूप में हम करेंगे अनुस्वार का प्रयोग। यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग हुआ है पंचम वर्ण के स्थान पर ही हुआ है, लेकिन हुआ कैसे है वो समझो आप। अब इस गंगा को लिखने का एक तरीका आप लोगों ने और देखा होगा, कहीं कहीं जगह ऐसे लिखा गया होगा, ये गंगा ऐसे लिखा मिला होगा आपको, ये गंगा, ये जो गंगा लिखा मिला होगा ना, इस तरीके से लिखा मिला होगा कि नहीं मिला हुआ आपको गंगा। तो अब इस गंगा का ये यहाँ पे ये अड़ा कैसे आ गया, समझ रहे हो आप। तो ये नीचे ये डेफिनेशन मैंने लिखाई है, इसी चीज को ये परिभाषित कर रही है कि शब्द के अनुस्वार में जो व्यंजन लगा, अनुस्वार के बाद जो व्यंजन लगाओ उसी वर्ग के क्या करते हैं हम, पांचवें अक्षर को यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, या फिर उसी की जगह पे हम अनुस्वार का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक, देखो कैसे, अब ये शब्द है, इसके ऊपर क्या, ये रेखा है, यहाँ पे ये अनुस्वार लगा हुआ है। इस अनुस्वार के बाद में जो व्यंजन आ रहा है, जैसे इसके बाद में व्यंजन क्या आ रहा है, गा, क्या व्यंजन आ रहा है, गा। तो यहाँ पे ये क, ख, ग, घ और ये अंगा। तो इसका जो पांचवा अक्षर है ये आखिरी वाला, वो जो है इस जगह पे यहाँ आ जाएगा। अब उसी प्रकार से मैं एक अन्य उदाहरण आपके सामने और लिख रहा हूँ, तो आप उससे काफी अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ एक उदाहरण लिया, पंथ। क्या मैंने उदाहरण लिया यहाँ पे, पंथ। समझ लीजिए बेटा, काफी बारीक चीज है यहाँ पे, वो बहुत सारे बच्चे इन पे गलतियां करते हैं। ठीक है, तो पंथ में, अब यहाँ पंथ में हम कैसे लिखेंगे इस पंथ को, पा, आधा, ना और था। ठीक, अब सर क्या वो सर ऊपर सर अंगा लगा दिया, यहाँ पे ना लगा दिया, ऐसा कैसे कर दिया, नहीं, ये हम सब नियमों के अनुसार चल रहे हैं। ठीक है, तो आप पहले ये देखिए, ये अनुस्वार लगा हुआ है, अनुस्वार के बाद में क्या आ रहा है, था आ रहा है। ठीक है, तो था का जो क्या कहते हैं, लाइन लिखिए आप यहाँ पे, देखो त, थ, द, ध और ना, 1 2 3 4 5। अब इसका जो पांचवा जो वर्ण है उसी को हम आधा करके यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इतना सा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है वही जो है अनुस्वार को क्या करता है, रिप्लेस करता है। ठीक, ये बिंदी वाला कंसेप्ट यहाँ पे यही है कि बिंदी की जगह कौन सा शब्द कब आना है, कौन सा शब्द कब लगना है। ठीक, काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पे परेशान रहते हैं और काफ़ी मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक, बहुत ही कॉमन सी जो है ये एक उदाहरण है, और आप चाहें तो एक आध मैं सोच के आपको उदाहरण यहाँ पे और लिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे एक उदाहरण मेरे माइंड में आया, चंपक। क्या आया, चंपक। अब भैया देखो यहाँ पे क्या आएगा, इसको समझ लो। अभी तो मैं दो जो है उसके क्या कहते हैं अक्षरों के आपके सामने जो है उदाहरण दिए हैं। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए क्या आएगा भाई।
देखो इसको कैसे लिखोगे, च आधा माँ और पा और का, ठीक है, चंपक। अब यहाँ माँ कैसे आ गया तो समझ लो भैया, अनुस्वार के बाद क्या है यहाँ पे, पा है। क्या है यहाँ पे, पा। तो पा वाली लाइन देख लो, पा, फा, बा, भा और ये माँ, पांचवा अक्षर क्या आ रहा है, माँ, बस उसी को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और अगर इसी को अगर आप ये आधा माँ है इसको रिप्लेस करोगे, इसकी जगह पे आप बिंदी लगा के लिख सकते हो, ठीक। तो इतने सी छोटा सा कंसेप्ट था और काफ़ी बेसिक कंसेप्ट था। मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को जो है ये वाला जो है मेन कंसेप्ट अनुस्वार का आपको समझ में आ गया होगा। और इस कंसेप्ट से काफ़ी बार प्रश्न बन जाते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है प्रश्न बनना, ठीक है, और बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, कोई भी नॉर्मल में भी पूछ लेता है, ठीक है। तो हमको ये चीज़ आना चाहिए जब वर्णमाला में पढ़ रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम अपने विसर्ग की ओर, ठीक है। अनुस्वार भी आपका कंप्लीट है। अयोगवा में अयोगवा का पहला जो भाग था अनुस्वार वो कंप्लीट हो गया है। अब अयोगवा का दूसरा भाग जो है विसर्ग, हम उसको पढ़ते हैं, उसको देखते हैं, ठीक है। आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, आपको मैं समय दे रहा हूं। तो साथियों देखते हैं अब विसर्ग, ठीक है। अब आप हेडिंग डाल लीजिए, क्या है, विसर्ग, ठीक। विसर्ग, विसर्ग के चिन्ह यहाँ लिख देता हूँ ऐसे मैं, ठीक। चलो भाई, जो विसर्ग क्या है तो परिभाषा देख लो भाई इसकी। पहले क्या है, इसका उच्चारण हा की तरह होता है, ठीक है। सबसे पहले तो क्या लिखो, इसका उच्चारण हा की तरह होता है, ठीक है। इसका जो उच्चारण है वो किसकी तरह होता है, हा की तरह होता है, ठीक है। और इसमें ये भी लिख लो, यह स्वर नहीं है, ठीक। यह जो है स्वर नहीं है, ठीक है। इसका जो उच्चारण हा की तरह होता है और ये जो है स्वर कतई नहीं है, ठीक है, ठीक। और इसको लिख लो यहाँ पे, दूसरे इसमें पॉइंट आप लिख सकते हो, इसे आ के साथ आहा के तरह, आहा या फिर आहा के रूप में लिखा जाता है, आहा के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। आ के साथ इसको विसर्ग को लिखा जाता है, जिससे हम क्या पढ़ते हैं, आहा पढ़ते हैं, जिसका उच्चारण हम हिंदी के अंदर क्या करते हैं, आहा करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, क्या है भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्या है भैया, जो विसर्ग है यानी इसका प्रयोग, इसका जो सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग संस्कृत के तत्सम शब्दों में होता है, संस्कृत के तत्सम शब्दों में, ठीक है। इसका जो प्रयोग है वो संस्कृत के काय में होता है, तत्सम शब्दों में होता है, ठीक है। मतलब ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आ गए हैं और जिनमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन या किसी प्रकार से कोई भी उनको छेड़ा मरोड़ा नहीं गया है, ऐसे ही शब्दों में क्या होता है, इसका प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताए, उदाहरण को बाद में देख, चलो लिख लो, उदाहरण के तौर पे होगा यहाँ पे क्या, प्रातः, ठीक है, दुदह, ठीक। क्या है भैया, प्रातः, दुदह, ठीक, अतः, स्वतः आदि, ठीक। तो ऐसे ही शब्दों में जो है आपको इसको विसर्ग का प्रयोग आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और लिख लीजिए, क्या कि इसका प्रयोग प्रायः हिंदी भाषा से विलुप्त होता
जा रहा है। ठीक है, इसका जो प्रयोग है वो हिंदी भाषा से क्या हो रहा है, विलुप्त होता जा रहा है। केवल इसका प्रयोग ऐसे ही शब्दों में हिंदी के अंदर होता है जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, फिर जिन्हें हम क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द बोलते हैं। उन शब्दों को क्या बोलते हैं हम, तत्सम शब्द बोलते हैं। ठीक है, ये शब्द की ग्रामर जो है मैं अब आगे पढ़ाऊंगा, ये वर्णमाला कंप्लीट जब हो जाएगी तब देखेंगे इन शब्दों के बारे में। तो ऐसे ही शब्दों का प्रयोग जो है, प्रयोग में जो है विसर्ग को हम प्रयोग में लेके आते हैं। ठीक है, बाकी हिंदी के अंदर इसका जो है ना के बराबर ही यूज है और इसको विलुप्त ही समझिए। ठीक है, एक प्रकार से, लेकिन प्रश्न फिर भी एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न करता है। अब विसर्ग कंप्लीट हो गया, वो आ के अंदर, और अनुस्वार कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे एक शब्द और निकल के आता है यहाँ पे, अनुनासिक। ठीक है, और एक आता है निरुनासिक। ठीक है, ये दो शब्द हैं। तो इसके बाद जो है हम अनुनासिक और निरुनासिक इन दोनों को ही पढ़ लेंगे। मतलब इनको बस जानना है कि ये अनुनासिक क्या होता है और एक निरुनासिक क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में जो अपनी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। और एक बार आप सभी लोगों से मैं पुनः कहना चाहूँगा कि हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें। हमारी अगर आपको अच्छी लगे हो कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। ठीक है, जितने भी ज़रूरतमंद हैं या फिर जितने ऐसे स्टूडेंट्स जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, वो इस वीडियो को पढ़ें, जिससे आप क्या कहते हैं, इसको शेयर कर दें। ठीक है, आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय। ठीक।